हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका मतलब यह है कि जो अंग्रेज थे वो क्यों आए थे हमारे देश में। वो आए थे हमारे देश में व्यापार करने, और उन्होंने कैसे हमारे देश में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो वो पूरी कहानी आज हम देखेंगे कि व्यापार से और साम्राज्य तक, यानी कि जो वो किस लिए आए थे। अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए। तो ये व्यापार करते करते ये कैसे हम पर शासन करने लगे, या कैसे इन्होंने हमें अपने अधीन बना लिया, कैसे इन्होंने पूरे भारत पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीज आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम को दीजिएगा ये वाला चैप्टर में से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे देश में अंग्रेजों की कैसे एंट्री हुई और कैसे उन्होंने हम पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे जो देश था उसमें मुगलों का शासन चल रहा था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, प्राचीन भारत यानी कि हिंदुओं का शासन चलता था। उसके बाद किसका शासन चलता था, मुसलमानों का शासन चलता था। ठीक है ना। और अब देखियो मुसलमानों से अंग्रेजों ने कैसे सत्ता छीन ली, वो चीज आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, जो आखिरी शासक थे औरंगजेब, ठीक है ना, जो आखिरी शासक औरंगजेब थे तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे भारत में, और वो एक तरह से आखिरी थे शक्तिशाली। ठीक है, आखिरी जो राजा थे मुगल वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, उन्होंने उनके नेतृत्व में ही कौन सी लड़ाई हुई थी, 1857 की लड़ाई थे, है ना। तो लेकिन वो औरंगजेब के बाद जितने भी राजा थे जिनके अधीन दिल्ली सल्तनत थी, तो वो जो राजा थे वो एक नाम मात्र के राजा थे। ठीक है ना, जो शक्तिशाली राजाओं में गिनती थी वो लास्ट में ये समझ लीजिए कि औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आए 1857 तक, वो सारे के सारे एक तरह से कठपुतली ही थे, यानी कि एक मजबूत शासक नहीं थे। ठीक है ना, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, और जो उनकी शासन क्षेत्र था वो कम होता जा रहा था दिन पे दिन, है ना। अब देखिए ये चीज कैसे हुई। औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। देखो, शक्तिशाली की बात हो रही है, मैं बार बार आपको इसी बात पर जोर दे रही हूँ, कभी आप एग्जाम में ये चीज गलत कर दें। अगर शक्तिशाली पूछे तो औरंगजेब, ठीक है, और अगर आपसे आखिरी बादशाह पूछे तो उसका नाम है बहादुर शाह जफर। उनके नेतृत्व में कौन सी लड़ाई हुई थी, 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 ईस्वी में हो गई थी, है ना। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो बेटे थे उनमें एकता नहीं थी। उन्होंने क्या किया, अलग अलग अपने राज्य का बंटवारा कर लिया। अब राज्य का बंटवारा करते ही क्या हुआ, फूट पड़ गई एक तरह से राज्य में। तो कुछ जो बच्चे थे इनके औरंगजेब के, कुछ शक्तिशाली थे, कुछ ऐसे ही थे। लेकिन कहीं आप सोच के देखिए कि आप 1 लाख सेना है किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, अगर उस 1 लाख को 25-25 हजार में आप 4 जगह बांट दीजिए तो वो क्या है, और उनको किसी भी दूसरे देश के साथ लड़ाई करवाएंगे तो वो क्या, वो कमजोर पड़ जाएगी। तो उसी तरह से क्या हुआ, इनके राज्य का बंटवारा कर लिया इनके सभी बेटों ने। और वो बेटे, ज्यादातर जो बेटे थे वो सारे अयोग्य थे, और उनकी अयोग्यता के कारण ही क्या हुआ, जो सूबेदार टाइप के जो लोग थे, जमींदार टाइप के जो लोग थे इनके राज्य में, उन्होंने अपनी रियासतें अलग अलग कर ली। ठीक है, मतलब इनके राज्य से अलग अलग कर ली। ठीक है, विद्रोह कर लिया। जैसे इसमें लिखा है मैंने, मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, देखिए 18 सदी के उत्तरार्ध का मतलब होता है लगभग 1850 ईस्वी की बात है। 1 मिनट में लिख भी देती हूँ, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब है 1850 के लगभग की बात हो रही है। उत्तरार्ध मतलब लगभग आधा सा तक राजनीतिक क्षैतिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अब देखिए अंग्रेजों की एंट्री औरंगजेब से भी पहले हो गई थी, जहांगीर के जमाने में हो गई थी, है ना। तो जहांगीर से ही जहांगीर के जमाने से ही क्या है, अंग्रेजों की एंट्री हमारे देश में हो गई थी। अंग्रेज हमारे देश में व्यापार कर रहे थे, है ना।
तो जैसे जैसे ये रियासतें अलग अलग होती गई, तो अंग्रेज क्या करते चले गए कि इन रियासतों से ही फायदा उठाने लगे और इन पर जोर जबरदस्ती से ही अपना कब्जा करने लगे। देखिए जो मैंने रेड कलर का लिखा है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग है, मेन हेडिंग है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो फिर आपको ध्यान रहेगा। देखिए ये है ना, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो आप समझ जाना कि जहां जहां भी मैंने रेड से लिखा है वो आपकी बुक में हेडलाइन है। तो देखिए पूर्व, ये पूर्व से क्या मतलब है, तो जो ये इंग्लैंड है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, जितने भी लोग हमारे देश में शासन करने आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, ठीक है, और भी एक आध कंट्री आई, तो ये सब जो व्यापार करने हमारे देश में आ रहे थे, ये थे सारे के सारे यूरोप के। ठीक है, और मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाती हूँ। देखो ये सारी चीजें आपको यहीं पे क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अगर यहीं पे आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती है ना, फिर आपको लास्ट तक भी पता नहीं चलता है कि क्या चीज चल रही है। अब देखिए ये सारे जो थे ये थे इंग्लैंड के। ठीक है, देखिए मैं मैप में आपको दिखा रही हूँ कि ये जो थे ये यूरोप के थे। यूरोप का ही जितने भी छोटे छोटे देश दिख रहे हैं ना, ये यूरोप है। तो यूरोप ये निर्धारित करता है कि यूरोप वाला जो एरिया है ये इसको बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, और जो एशिया का एरिया है उसको बोलते हैं पूर्व। ठीक है, और एशिया में कौन आता है, हमारा भारत। कल ही मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें फिर से बता रही हूँ कि जो यूरोप के जितने भी देश हैं, यानी कि जितने भी अंग्रेज समझ लीजिए, ठीक है ना, अंग्रेजी ज्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है उसमें यूरोप में, तो जितने भी अंग्रेज हैं वो किस में हो गए, पश्चिम में हो गए, और ये एशिया में क्या है, भारत है। ठीक है, तो ये लोग कहां से आए थे, देखो यहां से होते हुए और अफ्रीका के पश्चिमी घाट से होते हुए और ये यहाँ भारत पर आए थे। ठीक है, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आपको समझ में आ गया ना कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यानी कि पूर्व किसको बोलेंगे, भारत को, चीन को, पाकिस्तान को, इन सबको क्या बोलेंगे, हम पूर्व बोलेंगे, क्योंकि ये सारे देश किस में आ रहे हैं, एशिया में आ रहे हैं। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी में ये चीजें बहुत अच्छे से आपको बताई थी कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो आपको पता ही होगा ना, और नहीं पता होगा तो एक बार आप मैप देखिए और देखिए उसमें एशिया में कौन कौन से देश आ रहे हैं और यूरोप में कौन कौन से देश आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या हुआ, सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उन्होंने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूर्व में, ठीक है, किसमें, पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक प्रकार की कंपनी थी, जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप ये ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश की कोई भी कंपनी ये एग्रीमेंट करा ले हमारे राष्ट्रपति से कि इस देश में केवल मैं ही व्यापार करूंगा। मान लीजिए आप मान लीजिए नेपाल में व्यापार करना है, ठीक है, तो हमारे देश की कोई कंपनी ये इस बात का कानून पास करवा ले कि नेपाल में व्यापार करने का अधिकार केवल हमारी वाली कंपनी को होना चाहिए और किसी कंपनी को नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर लिया, किस चीज का, कि जो पूर्व में यानी कि एशिया के जितने भी देश हैं उनमें व्यापार करने का एकाधिकार, यानी कि केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी एशिया के अंदर। ठीक है, और कोई कंपनी इंग्लैंड की व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, एशिया में, पूर्व यानी कि एशिया की बात हो रही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। तो एकाधिकार वहां से मिल गया। अब देखिए ये जो एकाधिकार इनको मिला तो केवल ये इंग्लैंड के लिए था नियम, यानी कि इंग्लैंड की केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में आके अपना शासन कर सकती है ना, एशिया में आके शासन कर सकती है। लेकिन ये जो कंडीशन थी ये तो इंग्लैंड के लिए थी ना, लेकिन बाकी देशों के लिए तो नहीं थी। तो यूरोप में बहुत सारे देश थे। अब देखो फ्रांसीसियों के लिए नहीं थी, वो भी आके यहाँ पे कर सकते थे, कंपटीशन में आ सकते थे, उनकी कंपनियां भी आ सकती थी, पुर्तगालियों की भी कंपनी आ सकती थी, डच की, डेनिश, बहुत सारे देश हैं, तो उनकी कंपनियां भी आने लगी हमारे देश में व्यापार करने के लिए, है ना। तो ये जो
अब देखिए व्यापार में जितनी ज्यादा दुकानें होंगी, आपको पता है कि एक ही मोहल्ले में अगर 4-5 दुकान परचूनी की खुल जाए तो कैसे चलेंगी भाई, लोग तो उतने ही है ना उस कॉलोनी में सामान खरीदने के लिए। उसी तरह से जो भारत था उसमें जो कच्चा माल था वो तो सीमित मात्रा में था, लेकिन दिन पे दिन क्या है, अलग अलग देशों की कंपनियां हमारे देश में आती जा रही थी। उसी से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत परेशान थी। आगे जो लड़ाई हुई उसमें इन सारी चीजों का बहुत महत्व है, मैं आगे आपको बताऊंगी। अब देखिए हिंद महासागर को पार कर सॉरी यहां से देखते हैं, इंग्लैंड के व्यापारी जहाज अफ्रीका के पश्चिमी घाट को छूते हुए, अब देखिए इंग्लैंड से एग्रीमेंट हुआ था ना, इंग्लैंड में किसका एग्रीमेंट हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इंग्लैंड के व्यापारिक जहाज अफ्रीका के पश्चिमी घाट, ठीक है, को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी घाट गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। देखिए मैं इसमें आपको बताती हूँ वर्ल्ड मैप में। देखिए मैंने आपको बताया ना इंग्लैंड कहाँ है, इधर, ठीक है। तो यहां से ये देखिए अफ्रीका का पश्चिमी घाट कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। अफ्रीका के पश्चिमी घाट का कौन क्या है, ये मैंने इसमें बताया आपको, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप जो है ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। यहां से होते हुए ये कहाँ आ रहे थे, भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले कई कंपनी हमारे देश में आ चुकी थी। अब देखिए कौन सी आ चुकी थी, 1498 में पुर्तगाल के यात्री वास्को दा गामा ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग ढूंढ लिया, ठीक है। तो जब उन्होंने ये समुद्री मार्ग ढूंढा था लगभग 1400 के लास्ट में, तो यानी कि 1500 ईस्वी में क्या है, पुर्तगाल के जो लोग हैं वो व्यापार करने के लिए भारत में आ रहे थे। और 1500 में क्या पुर्तगाली आने लगे थे। पुर्तगालियों ने कहाँ आना स्टार्ट करा, भारत के पश्चिमी घाट, यानी कि महाराष्ट्र से लगा हुआ है कौन, गोवा, ठीक है। महाराष्ट्र से लगा हुआ प्रदेश हमारा कौन सा है, गोवा। तो ये पुर्तगाली जो थे, ये गोवा जो प्रदेश है ये पुर्तगालियों का बसाया हुआ है। तो पुर्तगाली आए वहां पर व्यापार करने के लिए, और पुर्तगाली मेनली किस चीज का व्यापार करते थे, मिर्च मसालों का, क्योंकि जो यूरोप के देश हैं, यूरोप की जो कंट्री है वहां पर जो मिर्च मसाले हैं वो नहीं मिलते हैं। और वो हमारे देश में सबसे ज्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, उधर ही उगाए जाते हैं, केरल वगैरह में उगाए जाते हैं, केरल में, तमिल में, है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों में होते हैं ना सबसे ज्यादा ये जो मसाले होते हैं। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो दक्षिण भारत में है ना। तो देखो ये पुर्तगाली आ चुके थे 1500 ईस्वी से आना, ये स्टार्ट हो गए थे 1500 ईस्वी में, ये स्टार्ट हो गए थे। और इन्होंने कब लिया था, 1600 ईस्वी में आई थी हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो 1700 ईस्वी की शुरुआत में डच हिंद महासागर के रास्ते आए। 1700 में कौन आ गया, डच आ गए, और उसके बाद कौन आ गया, फ्रांसीसी आ गए। यानी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारत आई थी, और उससे पहले भी आ चुके थे पुर्तगाली, और उसके बाद भी आते रहे, फ्रांसीसी आए, और ये आए क्या कहते हैं, डच आए, ठीक है। तो अब क्या था, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ गई। अब देखिए ये क्यों आ रही थी कंपनियां, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्यों आ रही थी, क्या काम था। यहाँ पे उनका ननिहाल तो था नहीं कि आ रहे सब लोग घूम के जा रहे हैं, ये आ रहे थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। और व्यापार किस चीज का कर रहे थे, सूती कपड़ों का। हमारे जो सूती कपड़े की मांग है, जो भारत में सूती कपड़ा तैयार किया जाता है, जो कॉटन का कपड़ा तैयार किया जाता है, उसकी मांग यूरोप में इतनी ज्यादा थी कि जो इंग्लैंड की महारानी थी ना एलिजाबेथ, वो भी जो भारत से कॉटन जाती थी उसके बने हुए कपड़े वो पहनती थी। तो आप मान लीजिए कि कितनी ज्यादा वहां पर डिमांड रही होगी कॉटन की, हमारे यहाँ की सूती वस्त्र की, सूती कपड़े की, कि वहां के महारानी तक पहनती थी वहां के मतलब उन कपड़ों को। तो यानी कि वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बहुत सस्ते में कच्चा माल ले जाते थे, वहां पे कपड़े तैयार करते थे उस सूत से, और बहुत बड़े मतलब 4-5 गुनी पैसों में
वहां पर बेच देते थे यूरोप के बाजारों में, ठीक है, इंग्लैंड में, और यहाँ से जो भी व्यापारी जिस भी देश के ले जाते थे वो अपने देश में जाके बेच देते थे, ठीक है। अब देखिए किस किस चीज का व्यापार हो रहा था। सूती वस्त्र का व्यापार हो रहा था, रेशम का व्यापार हो रहा था, काली मिर्च का व्यापार हो रहा था। काली मिर्च को यूरोप में क्या बोलते थे? काला सोना बोलते थे, ठीक है। और जो काली मिर्च है, ज्यादातर आपने देखा होगा ये जो पिज्जा वगैरह जो बनते हैं उनमें ये काली मिर्च डलती है, ठीक है, ब्लैक पेपर, ठीक है। लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब यूरोप में नहीं होती है, ये सब क्या क्या करते थे, वो भारत से ले जाते थे, ठीक है। 1700 1800 तक युद्ध का दौर चला। अब युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि सारे के सारे लोग आ गए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही थी कि मैं व्यापार करूंगी तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आगे सारे के सारे, अब कंपटीशन बढ़ गया। अब कोई वो कह रहा है कि हम 10 रुपए में तुम्हारी लौंग इलायची खरीदने को तैयार है, दूसरा फ्रांस वाला कह रहा है हम तो 12 रुपए में खरीद लेंगे, पुर्तगाली कह रहा है हम तो 15 रुपए में खरीद लेंगे। तो हमारे देश के जो लोग हैं उसी को सामान बिकेंगे ना, जो उनको सबसे ज्यादा पैसे देगा। तो उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो कम होता जा रहा था। तो ईस्ट इंडिया ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि जो समुद्र के रास्ते जो जहाज वगैरह जा रहे हैं उनको डुबा देते थे। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे ना, आपस में 3-4 कंपनियां थी, 4-5 देश के लोग थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। तो ये क्या आपस में एक दूसरे के जहाजों को डुबा देते थे। जहां पर जो सामान इकट्ठा किया जाता था निर्यात करने के लिए, निर्यात का मतलब होता है कोई भी सामान दूसरे देश में जब बेचते हैं हम उसको बोलते हैं निर्यात, ठीक है। मतलब कोई चीज हमने अपने देश में बनाई, यानी कि ये जो मिर्च मसाले थे, ये लौंग वोंग, ये इलायची वगैरह जो भी चीजें थी, तो इन चीजों को जब हम बेचेंगे विदेश में तो वो क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, ठीक है। विदेश अपने देश में बोलते हैं तो बिक्री बोलते हैं, ठीक है, या बेचना बोलते हैं, लेकिन दूसरे देश में जब हम बेचते हैं तो उसको हम निर्यात बोलते हैं। अपने देश का माल निर्यात बोलेंगे या उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम दूसरे देश से माल खरीदते हैं तो उसको हम आयात बोलते हैं या उसको इनपुट बोलते हैं। तो निर्यात करने की जो जगह थी उन पर क्या थे, एक दूसरे ये आग लगा देते थे, वहां पर सामान को लूट लेते थे, कई बार सामान को गलत तरीके से खराब कर देते थे, यानी कि आपस में ये लोग लड़ते रहते थे। तो इनकी लड़ाई लगभग 100 साल चली थी, 1700 से 1800 ईस्वी तक। अब देखिए दूसरी हेडिंग है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, ठीक है। अब देखिए ये तो व्यापार यहां तक चल रहा था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखिए मैंने इसमें बताया है कि जो पुर्तगाली आए थे वो महाराष्ट्र के पास का, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य है गोवा में आए थे। एक मिनट में बताती हूँ आपको दूसरे मैप में कि गोवा कहां पर है। देखो ये रहा छोटा सा गोवा, आपको दिख रहा होगा, ये गोवा है, ठीक है। तो जो पुर्तगाली आए थे वो आए थे गोवा में, ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज आए थे वो आए थे बंगाल में, ठीक है। और बंगाल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और ये उड़ीसा तक, मतलब बहुत बड़ा था बिहार, ठीक है ना। बिहार कितना था, बहुत ज्यादा बड़ा था। ये मान लीजिए इतना पूरा एरिया क्या कौन था, बंगाल था, सॉरी बंगाल था, ये सारा एरिया किसका था, बंगाल का था। तो जो अंग्रेज आए थे वो बंगाल की तरफ आए थे, है ना। अब देखिए तो ये आए यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई तो इन्होंने पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगाई 1851 में, यानी कि ये 1651 में। तो ये जो 1600 में आए थे तो इन्होंने 50 साल तो ऐसे ही अपने माल को क्या इधर से उधर देखते रहे, यानी कि भारत से ले जाते और इंग्लैंड में जाके बेच देते थे। लेकिन 1651 ईस्वी में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पूरे प्रॉपर तरीके से भारत में ही फैक्ट्री लगाएं, जो चीज हम वहां जाके बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं वहां बनाते हैं तो वो महंगा हो जाता है, तो हम क्या करें, हम यहीं बनाएं कुछ चीजों को, क्यों यहाँ पे क्या होगा, सस्ते हमें मजदूर मिल जाएंगे, है ना, बहुत सस्ते में मिल जाएंगे यहाँ मजदूर, वहां महंगे मिलते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक तरीके से हमारे भारत में रहना शुरू कर दिया। पहले तो एक किराएदार की तरह रहते थे, आए माल लिया और चले गए, आए माल लिया फिर अपने देश में बेच के फिर आ गए यहाँ इधर, ऐसे रहते थे। लेकिन इन्होंने क्या सोचा,
1651 ईस्वी में कि हम सिस्टमेटिक तरीके से भारत में रहेंगे और आराम से हम व्यापार करेंगे। यानी कि एक तरह से आप ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर सेटल होने का इन्होंने तैयारी कर ली। तो सेटल होने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यापारिक कोठी बनाई, फैक्ट्री बनाई, और जो मजदूर होते थे उनको फैक्टर बोलते थे। ठीक, सॉरी, जो व्यापारी होते थे ना इंग्लैंड के, उनको बोलते थे फैक्टर। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें आपकी एनसीईआरटी से सब कुछ लिखा है। व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजें रखी थी। देखिए फैक्ट्री, व्यापारियों को क्या फैक्टर कहा जाता था, और फैक्ट्री में एक क्या था, वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या होता था, जो निर्यात की जो वस्तुएं वो रखी जाती थी। और निर्यात किसको बोलते हैं, जब हम कोई सामान दूसरे देश में जाके बेचते हैं तो उसको बोलते हैं हम निर्यात। तो यानी कि जो सामान उन्हें इंग्लैंड में ले जाना होता था बेचने के लिए, तो उससे पहले क्या है, वो हमारे यहाँ के लोगों से सामान कलेक्ट करके वहां पर, मतलब उन्होंने स्टोर रूम बना रखा था, वहां पर रखते थे। उसको बोलते थे वेयर हाउस, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 1696 में तक अंग्रेजों ने किला बनाना शुरू कर दिया। पहले फैक्ट्री बनाई, ठीक है, यहाँ पर क्या फैक्ट्री बनानी शुरू करी 51 में, और 96 में क्या है, 96 में क्या करा इन्होंने कि इन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए। जैसे लाल किला है ना, बड़े बड़े किले हैं ना हमारे देश में, उस तरह के इन्होंने क्या किले बनाने शुरू कर दिए। और जो बंगाल है हमारे यहाँ का, पश्चिम बंगाल है, वहां पर भी बहुत सुंदर सुंदर कोठियां अपनी बनानी शुरू कर दी। महल टाइप के एकदम लग्जरी बनानी शुरू कर दिए। और क्योंकि वो उनका क्या था कि अब हमेशा हम यहाँ से व्यापार करेंगे और इन लोगों सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, महल बनाने शुरू कर दिए या किले बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। अब ये क्या कर रहे थे, देखिए जो इनको जमीन वगैरह की जरूरत थी फैक्ट्री लगाने के लिए या किले बनाने के लिए, किसी चीज के लिए भी जमीन वगैरह की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, तो ये यहाँ के राजाओं को और राजाओं के जो अफसर होते थे उनको मना लेते थे, रिश्वत दे देते थे या उनकी तारीफ करते थे। जो भी मतलब जिस भी तरीके से ये उनको कन्वेंस कर पाते उस तरीके से ये कन्वेंस करते थे। और इन्होंने धीरे धीरे पहले तो कोठियों के लिए जगह ले लेते थे कि कोठी बनानी है, महल बनाने अपने रहने के लिए, और फैक्ट्रियों के लिए जगह लेते थे। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, 2 साल बाद इन्होंने ये चाल चली कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें जमींदारी चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या टैक्स वसूल कर सकें, है ना। तो इन्होंने ये झांसा दिया कि तुम जितना टैक्स वसूल करते हो भारत के नागरिकों से, हमारे यहाँ के जमींदारों से ये बात बोली इन्होंने कि तुम जितना टैक्स यहाँ से वसूल करते हो उससे ज्यादा हम वसूल करके आपको देंगे, बस ये जो काम है ये आप हमें दे दो। अब यहाँ के लोग उन्होंने ये सोचा कि घर बैठे ही पूरा टैक्स आ जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये सारा काम तो अंग्रेज कर लेंगे, तो फ्री में पैसे आ रहे हैं तो वो सही है। मान लीजिए 10,000 का वसूली करके ला रहे हैं किसानों से या व्यापारियों से, जिस भी तरीके से टैक्स वसूल रहे हैं 10,000। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि 10,000 हम तुम्हें घर बैठे ही देंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस इसका जो होल है वो हमारे हाथ में दे दीजिए। यानी कि ये कह दीजिए कि जो टैक्स है आज से हम वसूल करके देंगे, ठीक है। तो उसका जो पूरा काम है कौन देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, यानी कि अंग्रेज देखेंगे। यहां से इनकी शुरुआत हुई हमारे जो देश के में इंटरफियर करने की या शासन करने की शुरुआत हुई, ठीक है। ये जो कोठी बनाने का था ये भी गलत था, ये इसकी भी परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। हमारे देश में जो कोठी बनाने की, इनकी फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी, ये भी नहीं देनी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं, ये दे दी। और उसके बाद अब इनके मन में लालच आता गया। अब इन्होंने क्या किया, जो जमींदार थे उनसे बात कर ली कि भाई हमें वो दे दीजिए अपनी रियासतें और टैक्स वसूल करके हम देंगे। तो इन्होंने क्या किया, 3 गांव इस तरह से ही लालच देके या रिश्वत देके खरीद लिए। और उन 3 गांवों में से एक गांव का नाम था कालीकत्ता, ठीक है।
एक गांव का नाम क्या था, कालीकत्ता, जिसको अब हम कोलकाता बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी ने औरंगजेब से फरमान जारी करवाया जिसके तहत कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला। अब जो कंपनी थी उसका जो लालच था ना वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो भारत है इस पर किस तरह से शासन किया जाए। अब उसके मन में ये लालच बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा कच्चा माल उन्हें मिल रहा था। ये सारी चीजें मिल रही थी जो मैंने अभी आपको बताई, रेशम, सूती कपड़े, इलायची, लौंग, मिर्च, ये सब। और देखिए बहुत सस्ते यहाँ पर उन्हें मजदूर मिल रहे थे, तो उनका क्या लालच था वो बढ़ते ही जा रहा था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने औरंगजेब को इस बात के लिए मना लिया कि जो कंपनी व्यापार कर रही है उसका टैक्स माफ कर दिया जाए। देखिए जब भी हम कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें एक गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है, आज भी दिया जाता है। आज उस टैक्स को क्या बोलते हैं, आज उस टैक्स को जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, जीएसटी। यानी कि गवर्नमेंट, कोई भी आप प्रोडक्शन करोगे, कुछ भी चीज का उत्पादन करोगे, खरीदोगे या बेचोगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, है ना। आजकल तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी जीएसटी कटता है ना। तो ये क्या हुआ कि मतलब जो टैक्स उन्होंने, जो अंग्रेज थे उन्होंने इस चीज के लिए औरंगजेब को मना लिया कि हम जो कंपनी व्यापार कर रही है उससे टैक्स नहीं लिया जाए। तो औरंगजेब भी उनकी बातों को मान गया। अब देखो यहीं से ही ये सारी चीज धीरे धीरे हो रही है। पहले उन्होंने व्यापार करने आए थे, देखो पहले उन्होंने अपना फैक्ट्री बना ली, चलो कोई बात नहीं, 1851 में। उसके बाद उन्होंने कुछ सालों बाद फिर उन्होंने अपनी कोठी बनानी शुरू कर दी, अपने महल बनाने शुरू कर दिए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने 3 रियासतें खरीद ली, हमारे यहाँ के 3 गांव खरीद लिए। अब यहाँ जब ये खरीदने का काम चला और फिर क्या हुआ, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया कि भाई हमारा टैक्स माफ कर दो। तो अब एक तरह से वो स्वतंत्र हो गए, उनके पास घर भी है यहाँ रहने के लिए, फैक्ट्री भी है, सस्ते मजदूर भी हैं और उन्हें टैक्स भी नहीं देना, यानी कि उनकी तरक्की निश्चित है। ठीक है, ये औरंगजेब की बहुत बड़ी भूल हो रही थी कि उनको और बढ़ावा और बढ़ावा और बढ़ावा उनको दिए जा रहा था, है ना। तो यहां से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मजबूत होने लगी। अब जब वो टैक्स वसूलने जाने लगी, जनता से जब टैक्स वसूलते हैं तो कई लोग टैक्स नहीं भी देते हैं, भाई नहीं है उनके पास, नहीं हुई फसल, कहां से देंगे टैक्स। कई लोग ऐसे भी नहीं देते हैं कि जब तुम उनसे कम ले रहे हो तो हमसे भी कम लो। तो इस चक्कर में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अपनी आर्मी तैयार कर ली। ठीक है, यानी कि कुछ सिपाही रखने की इजाजत औरंगजेब से ले ली कि भाई कुछ वो भी सिपाही वगैरह भी की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमें टैक्स वसूल करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसकी भी इजाजत ले लीजिए। अब उनके पास सेना भी हो गई, पैसा भी हो गया, रहने का भी जुगाड़ हो गया, फैक्ट्री भी हो गई। यानी कि अब वो धीरे धीरे उनके जो इरादे व्यापार करने के थे वो चेंज होते चले गए, और उनको समझ में आता चला गया कि हम इनको ऐसे ही उल्लू बनाते रहेंगे, प्यार से या इनको गुस्से से या इनको धमका के इनके अधिकारों को हम छीनते रहेंगे। और वो यही चीज करते रहे लगातार। ठीक है, औरंगजेब इस चीज को नहीं समझ पाई। अब देखिए एक और समस्या हो गई कि जब कंपनी ने टैक्स देना बंद कर दिया तो जो राजा वगैरह होते हैं उनकी क्या आय होती है, कहां से उनके पास पैसे आते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं ना उनके पास, कहां से होते हैं, वो सारे पैसे होते हैं जो जनता से टैक्स जाता है। ठीक है, जो जनता से राजस्व जाता है, जो लोगों से वो टैक्स लेते हैं, वही तो पैसे होते हैं। अब हमारी भी जो देश है, जो मोदी सरकार है या मोदी जी है, उनके पास कहां से पैसे आ रहे हैं, वो नई नई स्कीम निकाल रहे हैं, रोज रोड बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहां से आ रहे हैं इतने पैसे, ये सब हम लोग जो टैक्स देते हैं, कुछ भी सामान हम खरीद रहे हैं उसका जो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, या आप कोई भी आपके मम्मी पापा ड्यूटी करते हैं उसका वो टैक्स देते हैं। ठीक है, आप बैंक में जो भी पैसे होते हैं उन सब का क्या है, एक हिसाब होता है, एक लिमिट के बाद क्या है टैक्स देना होता है। तो वो जो टैक्स था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। क्यों कम होता जा रहा था, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स देने से मना किया, अब ईस्ट इंडिया केवल कंपनी को ही अधिकार मिल गया कि टैक्स नहीं देना है। कंपनी टैक्स नहीं दे रही थी, अब कंपनी के जो अधिकारी थे वो भी गलत तरीके से व्यापार कर रहे थे।
ठीक है, ब्लैक मार्केट चला रहे थे, तो उन्होंने बोला हम भी टैक्स नहीं देंगे। अब यहां से लड़ाई शुरू हो गई। जब अब जो भारतीय व्यापारी थे वो भी तो कुछ व्यापार कर रहे थे, खरीदने बेचने का काम कर रहे थे। अब उन्होंने बोला कि जब दूसरे देश के अंग्रेज हैं उनको आपने टैक्स फ्री करा तो हमें भी टैक्स फ्री करो। अब टैक्स के चक्कर में बहुत बड़ी लड़ाई बढ़ती ही चली गई क्यों, और जो राजा के पैसे थे वो क्या दिन पे दिन कम होते जा रहे थे, है ना। और इस सब के बीच में कहां तक लड़ाई छिड़ी, अब देखिए, जिससे बंगाल के राजस्व में कमी आई। राजस्व मतलब टैक्स में कमी आई। अब जब टैक्स नहीं आएगा तो क्या होगा, वो राज्य कमजोर होता जाएगा। जिस राज्य में जितना टैक्स वसूला जाएगा वो राज्य उतना ही मजबूत हो जाएगा। टैक्स वसूला जाएगा यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, ठीक है। तो अब राजस्व क्या कमी होता जा रहा था बंगाल में, है ना, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब से ले लिया था ना कि हम अब टैक्स नहीं देंगे। अब उसके चलते चलते जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने बोला कि भाई हम तो टैक्स लेंगे, अगर टैक्स नहीं दोगे तो हम यहाँ व्यापार करने नहीं देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये जो इलाका है वो हमारा है, ये हमारा देश है, हम शासन कर रहे हैं। अगर आप टैक्स देगी आपकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तो ही यहाँ पर व्यापार कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है। और ये सब जो झगड़ा चल रहा था ये नींव रखी गई थी किसकी, प्लासी के युद्ध की। अब मैं अगले पार्ट में आपको प्लासी का युद्ध पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और आपके जो भी फ्रेंड एनसीईआरटी पढ़ने में इंटरेस्टेड है प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।